क्या कोई बच्ची, कोई बेटी अपने माँ बाप और अपने भाई का कत्ल कर सकती है? रमज़ान का महीना था, रमज़ान के माह में हुआ था ये। रमज़ान का महीना। इनके बाद जिस तरह से पुरसुकून अंदाज में बैठी हुई खाना खा रही थी, उससे पुलिस को थोड़ा सा वो हुआ कि यार ये इतने इत्मीनान से है, इसके घर के 3 लोग चले गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर, आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। तकरीबन 27 साल पहले एक केस हुआ था जिसमें एक खातून ने अपने माँ बाप को मार दिया था, और ये केस जो था वो बहुत मशहूर हुआ था, हर एक की ज़ुबान पर था। और फिर मुकदमा चला था उनके ऊपर, और फिर क्या हुआ, आगे सज़ा हुई थी, और सज़ा होने के बाद फिर क्या हुआ मामला, किस तरह से जो है वो इन्वेस्टिगेशन ने काम किया अपना, किस तरह उनकी गिरफ़्तारी हुई, ये तमाम मामलात पर आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ फ़हीम सिद्दीकी हैं जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। FIR विद फ़हीम सिद्दीकी इनका अपना चैनल है, और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर भी जो है ये इंटरव्यूज़ करते रहते हैं। आज मेरे प्रोग्राम में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब। अभी अस्मा एक मोहब्बत नवाब की कहानी आपके चैनल पे चल रही है, और आज आप एक और कहानी जो है वो मोहब्बत की ही मैं इसे कहूँगा, क्योंकि जो आपने इंट्रो दिया है कि एक खातून ने अपने माँ बाप को मार दिया था, तो ये भी बेसिकली एक मोहब्बत की ही कहानी थी। और इतनी जुनूनी हो गई थी वो। इतनी जुनूनी हो गई थी कि उसने जो है इस बात को नहीं देखा कि वो किसका कत्ल कर रही, और ये दोहरा कत्ल नहीं था। अस्मा नवाब केस। अस्मा नवाब केस, और ये दोहरा कत्ल नहीं, ये तहरा कत्ल था। और ये कोई खातून नहीं, ये 16 साल की लड़की थी खाली। ज़ाहिर है बाली उम्र कह लें इसे, जुनूनी उम्र कह लें इसे। और अस्मा नवाब ने वो कर दिखाया था जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्या कोई बच्ची, कोई बेटी अपने माँ बाप और अपने भाई का कत्ल कर सकती है या उसके कत्ल में शामिल हो सकती है। ये उस वक्त तक की सबसे बड़ी स्टोरी थी। अगर बिल्कुल सही बात है। और ये दिसंबर 1998 की बात है। मुझे आज भी याद है कि हम उस वक्त जो है वो अखबारात में हुआ करते थे। बिल्कुल। और मैंने जो है अभी जिसारत छोड़ के नया एक्सप्रेस अखबार ज्वाइन किया था। एक्सप्रेस आया ही था, उसी साल आया था, और अभी आए हुए अखबार को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, 3 महीने ही हुए थे। ये दिसंबर को जो है वो 30 दिसंबर को, उस वक्त ये मोबाइल फ़ोन वगैरह तो हुआ नहीं करते थे। सही बात है। पेजर सिस्टम हुआ करता था। ईदी के कंट्रोल रूम से पेजर सिस्टम के मैसेज, पेजर सिस्टम पे उनके मैसेज आते थे ईदी के कंट्रोल रूम से। तो एक ऐसे ही मैसेज जो है एक सुबह आया कि जनाब बलीर के इलाके सऊदाबाद में एक मकान से जो है वो 3 अफराद की लाशें मिली हैं। हम अपने फोटोग्राफर को उठाया और हम बाइक पे जो है वो पहुंच गए। वो कैमरामैन तो उस वक्त होते नहीं थे। कैमरामैन तो उस वक्त होते थे, आज तो वो ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है। वो उस वक्त फोटोग्राफर्स होते थे, तो क्लिक्स होते थे। तो मुझे याद है कि जब हम उस गली में पहुंचे थे तो गली में जो है वो कई पुलिस मोबाइलें खड़ी हुई थी। और जब हम गली में आगे बढ़े तो एक काले रंग का गेट एक मकान का जो है वो पूरा खुला हुआ था। गली के गेट के ऊपर संतरी बादशाह खड़े हुए थे। उन्होंने अंदर जाने से पहले रोका, फिर तारुफ कराने पे जाने दिया। तो अरमान साहब, जब वो मंज़र आज भी जो है वो मुझे याद आता है तो एक जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ जाती है। ज़ाहिर कैसी ऐसा था वो कि जब मैं दाखिल हुआ हूँ कमरे के अंदर, तो जो सामने वाला कमरा था उसमें 2 लाशें पड़ी हुई थी। मैं वहाँ से निकला, फ़ोटोग्राफर तस्वीरें बना रहा था। मैं दूसरे कमरे में गया तो वहाँ पर भी एक तीसरी लाश जो है वो बिल्कुल इसी आलम में पड़ी हुई थी, और ये एक बूढ़े शख्स की लाश थी। और ये हुआ कि जनाब ये 3 अफराद जो हैं वो किसी ने कत्ल कर दिए हैं, लेकिन घर की एक खातून जो है, एक बच्ची जो है वो बच गई है, जिसका नाम जो है वो अस्मा नवाब। अस्मा नवाब इसलिए बच गई, अस्मा नवाब का बयान जो सामने आया फौरी तौर पर वो ये था कि जी मैं कॉलेज गई हुई थी एडमिशन के सिलसिले में, तो कोई पीछे आकर जो है वो ये वारदात करके चला गया, और जब मैं वापस आई तो घर में इनकी लाशें पड़ी हुई थी। ये पहला बयान था, ये उसका पहला बयान था। रमज़ान का महीना था, रमज़ान के माह में हुआ था ये। रमज़ान का महीना था, और सहरी के बाद वो कहती है कि वो जो है कॉलेज गई थी, लेकिन उसका यही बयान जो है ना उसे फंसा गया था। क्योंकि आपको भी पता है और हमारे यहाँ सबको ही पता है ये बात कि दिसंबर में तालीमी इदारों की छुट्टियाँ होती हैं।
तो यहाँ से बेसिकली जो है वो गड़बड़ शुरू हुई। अच्छा, पुलिस को उस वक्त भी ऐसे कोई उस पर शक नहीं हुआ कि हो सकता है कॉलेज से पता कर लेंगे, हो सकता है कॉलेज इम्तिहान वो एडमिशन फॉर्म देने के लिए खुले हुए हों, कोई इस तरह का साइड हो। लेकिन जब वो अगले दिन या शायद उसी दिन की बात है, शायद तदफीन के बाद जिस तरह से पुरसुकून अंदाज में बैठी हुई खाना खा रही थी, उससे पुलिस को थोड़ा सा वो हुआ कि यार ये इतने इत्मीनान से है, इसके घर के 3 लोग चले गए हैं, माँ बाप भाई, और इतने इत्मीनान से। तो उस पर जो है अस्मा नवाब से जो है वो पूछगछ शुरू की गई। और फिर इस पूछगछ में जो सामने आया वो उस वक्त की दिल दहला देने वाली स्टोरी थी कि अस्मा नवाब ने अपने महबूब कह लीजिए, आशिक कह लीजिए, एक और उस दौर का वर्ड होता था आशना। उर्दू शायरी में तो ये कुछ और है, वहाँ कुछ और है। खैर, तो उसके साथ मिलकर या उसके दोस्तों साथियों के साथ मिलकर जो है ये मर्डर किया। और इस मर्डर को बाकायदा डकैती का रंग देने की कोशिश भी की गई थी। तो ये ऐसा ही केस था। और जब अस्मा नवाब की गिरफ्तारी 31 दिसंबर 1998 साल का आखिरी दिन का सूरज जो है वो अस्मा नवाब के इस केस में गिरफ्तारी के साथ जो है वो गुरूब हुआ था। तो अस्मा नवाब हो गई। लेकिन जब मैंने इस केस को जब बहुत डिटेल में इसके ऊपर मैंने काम किया, और कुछ अरसे पहले, शायद 1 साल पहले, मैंने जो अपने चैनल पर भी इस पर स्टोरी डाली थी जब, तो चूँकि इतनी पुरानी बात थी तो इसलिए मैंने इसकी पूरी केस फाइल पढ़ी। और वो केस फाइल में मैंने मुख्तलिफ बयानात भी पढ़े, क्योंकि अस्मा जब गिरफ़्तार हो गई तो ज़ाहिर है अस्मा की निशानदेही पे मज़ीद लोग भी गिरफ़्तार हुए, और मज़ीद में गिरफ़्तार होने वाला उसका वो महबूब भी था जिसका नाम जो है वो फ़रहान था। और मैंने फ़रहान का जो है वो बयान जो है उसको वो भी कर लिया था, उसकी तस्वीर भी बनाई थी। और अगर मैं आपको आज उस बयान में से कुछ पढ़ के सुनाऊँ तो आपको जो है वो थोड़ा सा वो लगेगा कि बेसिकली कहानी क्या है। फ़रहान के बयान में ये है कि हम जब अस्मा नवाब के घर पहुँचे तो प्लान के तहत अस्मा नवाब ने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ था। हम घर में दाखिल हुए तो अस्मा ड्राइंग रूम में खड़ी थी। ये वही कमरा है जिसके बारे में मैंने कहा कि मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने 2 लाशें देखी। एक कमरे में उसकी माँ और भाई आसिफ सो रहे थे और दूसरे कमरे में उसके वालिद सोए हुए थे। हमारे पास नकली पिस्तौल थे। मैंने अस्मा नवाब की माँ पर पिस्तौल रखकर पहले उसे जगाया और फिर मेरे साथी जावेद और वसीम ने उसके भाई को जगाकर उसे काबू कर लिया। हमने इन दोनों के हाथ पैर बांध दिए और अस्मा ने हमें कपड़े के गोले बनाकर दिए जो हमने अस्मा की माँ और भाई के मुंह में ठूंस कर ऊपर से टेप लगा दिया। अब थोड़ा सा ना पीछे चलते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या हुई, बना ये सब हुआ क्यों हुआ था। सही बात है, मोहब्बत है, ठीक है, मोहब्बत में नाकामी भी होती है, कामयाबी भी होती है, लेकिन असल तरीका जो हमारी सोसाइटी में एक तरीका है कि जनाब अगर किसी को कोई पसंद है तो रिश्ता भेजता है। अस्मा ने जब अपनी पसंद के मुतालिक अपने घर में बताया था तो बेसिकली उसके घर वालों को ये फ़रहान नामी नौजवान जो है ये पसंद नहीं था, क्योंकि उसके हवाले से शोहरत कुछ ऐसी अच्छी नहीं थी। माँ ने उसे रोका और मना किया कि तुम आइंदा फ़रहान से ना बात करोगी ना कुछ। उस ज़माने में टेलीफोन हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन तो हुआ नहीं थे। उन्होंने इवन अपने घर का टेलीफोन तक कटवा दिया कि अस्मा और फ़रहान के दरमियान रब्ता ना हो। 1 या 2 गली दूर जो है अस्मा की खाला रहती थी। अस्मा अब उन खाला के घर जाकर उनके घर का टेलीफोन से जो है वो फ़रहान से रब्ते में रहती थी और उसकी ख्वाहिश यही थी कि भैया मैंने फ़रहान के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। अब आगे जो है जो इसका बयान है फ़रहान का, वो ये बताता है कि अस्मा की माँ और भाई को काबू करने के बाद मैंने अस्मा से कहा जाओ अपने वालिद को दूसरे कमरे से बुला कर लाओ, लेकिन जावेद ने उन्हें बुलाने से मना भी किया। लेकिन फ़रहान के कहने पर फिर अस्मा गई, वालिद को कहा कि दूसरे कमरे में वालिदा की तबीयत ख़राब हो रही है, जल्दी आइए। वो बौखला कर उठे और आंखें मलते हुए जैसी कमरे से पहले कमरे में आए, जो सेम ड्राइंग रूम भी लिखा है जावेद के बयान में। जावेद ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने शोर मचाने की कोशिश की लेकिन मुलजिमान ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया और वसीम ने जल्दी जल्दी उनके भी हाथ पैर बांध दिए और एक तरफ डाल दिया। अब वारदात को रुख देना था कि जनाब ये कोई कत्ल की वारदात नहीं है, तो डकैती की वारदात है। तो उसके बाद जो है इन्होंने बाकायदा ये पूछा कि घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। अब जो है वो क्या कहते हैं, माँ से पूछा कि भाई फ़लाँ चाबी कहाँ है, बाप से पूछा कि फ़लाँ चीज़ कहाँ रखी हुई है। घर की कीमती चीज़ें समेटना शुरू कर दी। एक अलमारी का ताला जो है वो खुल नहीं रहा था, तो
तो उसकी चाबी जो है वो जब अस्मा की माँ से मांगी गई तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे तो नहीं पता कुछ। तो उस मौके पर अस्मा ने ही मुलजिमान की मदद की। उसने कहा चाबी तो वो वहाँ पर है। अस्मा की माँ ने फिर बताया कि असल चाबी तो माँ ने अपने कपड़ों में छुपाई हुई है। और फिर अस्मा ने जब ये बात बता दी तो फिर फरहान ने माँ को डराया अस्मा की, और माँ ने वो चाबी निकाल कर दी, और वो चाबी से उन्होंने जो वहाँ पर पैसे वगैरह रखे हुए थे वो पैसे वगैरह उन्होंने जो है वो निकाल दिए। असल में इस हवाले से एक चीज़ ये भी है कि अस्मा की वालदा जो है वो कहीं जॉब करती थी, और कुछ अर्सा पहले ही जो है उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ली थी, और उस अर्ली रिटायरमेंट के ऊपर भी उन्हें कुछ अच्छे खासे पैसे मिले थे। वो पैसे भी जो थे, सोने की बालियाँ भी थीं, प्राइस बॉन्ड्स भी थे, 52,000 रुपये की कोई वो रकम थी जो उन्हें उस दौर में 52,000 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती थी 1998 में। तो ये सब इन्होंने जब इकट्ठा कर लिया तो इसके बाद अब घर वाले भी हैरान थे, देख रहे थे कि अस्मा जो है वो खुल के इनकी मदद कर रही है। अच्छा, माँ तो पहचानती भी थी, और इवन आसिफ जो भाई है वो भी पहचानता था फरहान को। और एक मरतबा जब ये सब कुछ हुआ था तो आसिफ बड़ी ढील डॉल वाला बड़ा वो था, उसने फरहान की एक दफ़ा पिटाई भी की थी। तो इस हद तक जो है वो अब उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें अस्मा शामिल है। अच्छा, अस्मा ज़ाहिर है अब चाहती थी कि भाई ये जो भी मामला है ये इस तरह ना निपटे कि मैं ये लोग चले जाएंगे तो शक मुझके ऊपर होगा। शक क्या, बल्कि अब तो ये उन्हें यकीन है कि मैं मिली हुई हूँ। ज़ाहिर है जिस तरह से वो मदद कर रही थी, बता रही थी कि चाबी कहाँ है, सामान कहाँ रखा है, क्या कुछ है। तो उस पर जो है फिर इसने कहा कि आप इनको जो है, इसका मतलब है कत्ल का मंसूबा जो है वो उसी वक्त बना, और पहले डकैती का प्रोग्राम था इनका, लेकिन फिर अब जब पता चल गया तो उन्होंने उसी वक्त बनाया, और इसका सारा मास्टरमाइंड जो है वो खुद अस्मा नवाब थी। अस्मा ने ही कहा कि ये करना ज़रूरी हो गया है वरना मैं नहीं बच पाऊँगी, और मैं नहीं बच पाऊँगी तो डेफिनेटली तुम लोग भी नहीं बच पाओगे। उस पर जो है फिर ये सब कुछ हुआ, और इंतहाई बहिमाना तरीके से हुआ। यानी मैं अगर फरहान के साथ ही जावेद का बयान आपको पढ़कर बताऊं तो वो ये बताता है कि पहले तो फरहान ने जावेद से कहा कि इन तीनों को कत्ल करना है, लेकिन जावेद ने ऐसा करने से मना कर दिया। जावेद ने कहा कि वो वहाँ से जाने भी लगा था, लेकिन फरहान ने उसे रोक दिया और उसे कहा कि अच्छा तुम रुक जाओ, सब कुछ मैं करूँगा। फिर उसने और उसका भांजा वसीम जो इस केस में था मुलजिम, दोनों ने अपने कपड़े चेंज किए, कपड़े उतारे, जिस्म पर घर पर जो चादरें पड़ी होती हैं, घर की चादरें, वो लपेटी, और फिर दोनों ने पहले अस्मा के बाप, फिर उसकी माँ, और फिर उसके भाई के गले काटे। इन लोगों के जब बयानात अलग अलग करके लिए गए तो उन बयानात में तजाद भी पाया गया कि इसका क्या किरदार था वो इससे पूछा गया, इसका क्या किरदार था इससे पूछा गया। तो इनके बयानात में भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो तजाद थे। अब अगर मैं आपको पुलिस की कहानी आपने सुनी है, अब डिफेंस की स्टोरी भी थी। डिफेंस की स्टोरी तो यही थी कि जनाब ये तो क्या कहते हैं डकैती की वारदात थी, और मुलजिमान जो हैं उन्होंने ख़ुद ये वारदात की है। अस्मा उनके साथ मिली हुई नहीं थी, बल्कि अस्मा को उन्होंने जो है वो काबू किया था। अस्मा ने उनकी मदद सिर्फ इस बुनियाद पर की कि वो जो है वो दोस्त थी या एक रिश्ता था, और जब वो डर गई तो इन लोगों ने मिलकर जो है वो ये कत्ल कर लिया। ये केस 7 माह चला था, सिर्फ 7 माह। हालांकि यहाँ तो केसेस बड़े लंबे चलते हैं। 31 दिसंबर को ये वाक़या हुआ है। 7 माह बाद 31 दिसंबर को गिरफ्तार हुई थी। गिरफ्तार हुई है 30 दिसंबर को गिरफ्तार हुई, 31 दिसंबर को वाक़या हुआ, 31 को गिरफ्तार हुई। 7 माह ये केस चला। 7वें महीने की 7 तारीख को यानी 7 जुलाई 1999 को इस केस का फ़ैसला भी आ गया था। इसमें अदालत ने इन चारों मुलजिमान को फांसी पर उस वक्त तक फांसी के फंदे पे लटकाने का हुक्म दिया था जब तक इनकी आखिरी सांसें भी ना निकल जाएं। फांसी देने का हुक्म, हैंग टिल डेथ। ये इस तरह की खौफनाक कहानी है जिसको आज आप लेकर बैठ गए। तो फिर हुआ क्या बाद में? क्या हो गई फांसी? फांसी आज तक नहीं हुई। क्यों? अस्मा नवाब और उसके साथी जो हैं वो साल जो हैं वो जेल में रहे, क्योंकि फांसी के इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो फौरी तौर पर जो है वो अपील कर दी गई थी। अपील जो है वो चलती रही, और चलते चलते अगर मैं आपको उसमें से दोबारा वो फ़ाइल में अगर मैं जाऊँ, फ़ाइल के पेपर्स मेरे पास हैं इस वक्त, तो मैं अगर बताऊँ आपको कि इन्होंने जब अपील की तो अपील के बाद हाई कोर्ट ने ये केस दोबारा चलाने के लिए जो है नीचे मातहत अदालत को भेज दिया था, और हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ सिंध हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने केस को टेक्निकल बुनियादों पर चलाने की बजाय मेरिट पर चलाने का हुक्म दिया।
उसका कि टेक्निकलिटीज़ में मत जाएं कि जनाब वेपन यहाँ से मिला था, यानी आला कत्ल, यहाँ से जो है वो जले हुए कपड़े मिले थे, ये इन सब चीज़ों पे मत जाएं, इसे मेरिट पर चलाएं। और उसके बाद और सिंध हाई कोर्ट को ये वापस रेफ़र बैक हुआ था। सिंध हाई कोर्ट में 2 जजों पर मुश्तमिल अदालत थी जिसने कई माह तक इस मुकदमे की समाअत की, और फिर जो फैसला दिया ना वो टाई हो गया। क्या मतलब टाई हो गया? एक ने कहा कि मातहत अदालत की सज़ा ठीक है और दूसरे ने कहा नहीं। अच्छा, डिवीज़न बेंच थी? डिवीज़न बेंच थी। दो जज टाई हो गया। एक राना शमीम थे, एक जो बड़े मशहूर एक वकील भी रहे, एडवोकेट जनरल भी रहे, और बल्कि बाद में तो वो जो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर भी कुछ अरसे पहले तक रहे हैं, ये उस वक्त जज थे। इन्होंने जो है वो सज़ाए मौत बहाल रखी थी, और जो दूसरे जज थे उन्होंने अली साईं डीनो मैथलो, इन्होंने जो है वो इन अस्मा और उसके साथियों को बरी करने का हुक्म दे दिया था, यानी केस टाई हो गया था। अच्छा, दिलचस्प हो गया था मामला, ठीक है। लेकिन सज़ाए मौत की तलवार तो अभी भी लटक रही थी। अब तो ज़ाहिर है कोई रेफरी जज जो है वो फैसला करेगा। तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने ये केस भेज दिया एक और जज को, अब्दुल रसील मेमन, मुझे याद है उनका नाम। और फिर इस वाक़े के 15 साल तक ये केस चलता रहा, ठीक है। जो पहले मरहले पर 7 माह में डिसाइड हो गया। उसके बाद कोर्ट में अपील से वापस रेफर बैक के बाद टाई के बाद फिर रेफरी जज के पास आ गया। और फिर 15 जनवरी की एक सर्द दोपहर थी जब जो है जो जज थे, रेफरी जज, उन्होंने जो फैसला सुनाया, उन्होंने भी जो है वो सज़ाए मौत बरकरार रखी। अस्मा, उसके तीनों साथी फरहान, जावेद और वसीम ये मुसलसल जेल में हैं। अदालत में लड़ाई जारी है, अदालत से मुख्तलिफ फ़ैसले आ रहे हैं। कभी उम्मीद बन रही थी कि शायद ये छुट जाएँ, कभी ये उम्मीद थी कि कभी ये होता था कि शायद सिंध हुकूमत जीत जाए या वो हो जाए। और फिर जब ये 15 साल बाद जनवरी में जब ये फैसला आया है तो सज़ाए मौत जो है वो बरकरार रखी गई, ठीक है। अब नेक्स्ट अपील कहाँ की जाए? तो नेक्स्ट अपील फिर हुई सुप्रीम कोर्ट में। अब मुल्जिमान की तरफ से अपील हुई है, और ये भी 3 साल चली है। और 3 साल चलने के बाद 3 अप्रैल 2018 ये वो दिन है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का जजमेंट सुनाते हुए उनकी जो सज़ाए मौत है ना सिर्फ वो ख़त्म की, बल्कि इन 3-4 को जो है वो बरी करने का भी हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इन 4 मुल्ज़िमान को जो है, और ग्राउंड्स क्या थे? ग्राउंड्स यही थे कि इसमें केस की जो तफ्तीश जो है वो मेरिट पर नहीं हुई है। इस केस को जो है माजी में सुना जो है वो नहीं गया है मेरिट पर। और फिर सबसे बढ़कर ये कि अगर इनको सज़ा होती भी, उम्र कैद भी अगर है, तो उम्र कैद तक की तो ये कब तक उम्र जो है वो जेल में गुजार ही चुके हैं। 20 साल हो चुके थे। 20 साल के बाद जो है फाइनली फिर ये जीते हैं। और अगर आप देखें ना तो इसने 20 साल 20 साल वो जो कैद में रहे थे उसको सज़ा में कन्वर्ट करके, नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने तो मेरिट पे फैसला सुना दिया। जो अपील थी, अपील को डिसाइड किया उन्होंने कहा कि ये मुल्जिमान जो हैं वो बरी हैं, इन पे इस्तिग़ासा साबित नहीं हो जो है वो हुआ ही नहीं, कुछ केस साबित नहीं होता, बिल्कुल बरी कर दिया, रिहा कर दिया गया। अपील पर फैसला हुआ और उसके ऊपर जो है कसूरवारी नहीं है। अब आपका सवाल डेफिनेटली यही होगा और मेरा भी यही आज भी, कि अगर कसूरवार ये नहीं तो फिर किसने कत्ल किया यार? अस्मा, फरहान, जावेद, वसीम, ये सारे बरी हो गए, बाहर आ गए। बड़ी स्टोरी बनी थी जिस दिन ये अस्मा रिहा हुई है। रिहा होने के बाद जो है वो अपने घर गई है। उसके जब वो घर गई है तो मीडिया में बड़ी उस दिन की कवरेजेस थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ चुका था, उसके घर पे कैमरे लगे हुए थे, वो अंदर दाखिल हुई है। तो उस दिन की जो सबसे मुझे भी वो थोड़ी सी वो है कि आपने तो वो भी दिन देखा था, वो दिन भी देखा था। मैंने वो दिन भी देखा कि कैलेंडर, और उस कैलेंडर पे जियो में थे, जियो में था। 1998 का वो कैलेंडर 20 साल बाद भी उसी दीवार पे था और उस पे दिसंबर 1998 का पेज था। 20 साल 94 दिन जेल में गुजारे हैं अस्मा नवाब ने। और 4 अप्रैल को जो है ये रिहा हुई थी 2018 में। और आपका वो ये सवाल कि वो कहाँ है,
इसका मैं क्या जवाब दूँ? यकीनन सुनने वाले आपके शायद यही समझ रहे होंगे कि जेल से बाहर निकलने के बाद अस्मा और फरहान ने शादी कर ली होगी, जिसकी खातिर जो है दोनों इतने अरसे जेल में रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फरहान को जेल में जो है वो दिल की बीमारी हो गई थी। उसके जेल में ही रहते हुए जो है उसके स्पेस मेकर जो है वो दिल में लगा, और जेल से निकलने के बाद जो है इनकी ज़िंदगी जो है वो अलग अलग राहों पे चली। अस्मा ने शादी कर लिया। अच्छा। और ये शादी जो है वो कामयाब कह लें या जो भी कह लीजिए, लेकिन अभी तक तो चल रही है। जिसने शादी की वो देख ताक के की है। क्या कह सकता हूँ मैं इसके ऊपर, लेकिन उसने शादी कर ली। और बहुत अरसे तक तो ये कहानियाँ भी चलती रहीं कि इस केस को लड़ा करते थे अस्मा की जानिब से जावेद छतारी एडवोकेट, बड़े मशहूर लॉयर कराची के। और इस केस ने ही बेसिकली जो है उनको शोहरत भी दिलाई। और जावेद छतारी ख़ुद कहते हैं कि ये उनका पहला किसी कत्ल का केस था, और तहरे कत्ल का ये केस था जिसने उन्हें जो है सही मायनों में शोहरत भी दिलवाई। और जावेद छतारी समझते हैं कि अच्छा, ये भी एक बड़ी बात है कि अस्मा नवाब ने 20 साल में कभी अपना वकील तब्दील नहीं किया। तो इस बुनियाद पर यह भी कहा जाने लगा था कि छतारी और अस्मा नवाब भी एक शायद दूसरे को पसंद करते हैं, और छतारी जो है वो उन्होंने शादी कर ली होगी अस्मा नवाब से जब अस्मा नवाब बाहर आई। लेकिन ऐसा नहीं है। अस्मा नवाब को जावेद छतारी ने कुछ अरसे अपने घर पर ज़रूर रखा जब वो जेल से बाहर आई, और अस्मा नवाब उनके घर पर रहीं। और उनकी वाइफ, उनकी फैमिली ने उनको एक्सेप्ट करने से, जो एक्सटेंडेड फैमिली तो थी नहीं बेसिकली, खाला वगैरह जो थी। हाँ, तो शुरू में तो खाला के एक बेटे का बयान जो है वो भी था जो अस्मा नवाब के हक़ में था किसी हद तक, के जनाब इसमें शायद अस्मा नवाब को फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बाद में जो पुलिस के पास शवाहिद थे, जो मुलजिमान के बयानात थे, उन्होंने अस्मा और मुलजिमान के गिर्द जो है वो एक घेरा तंग कर दिया था। लेकिन ये उस तरफ गई भी नहीं, और उन्होंने भी इनसे रब्ते की कोई कोशिश नहीं की। और अस्मा जो है वो अब एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैंने उनसे रब्ते की बेपनाह कोशिश की, लेकिन मीडिया में नहीं आना चाहती। मीडिया में नहीं आना चाहती। उन दिनों ज़रूर आई वो, जिन दिनों जो है वो छुट कर आई थी। लेकिन पिछले साल मैंने काफ़ी कोशिश की हुई। वो वक्त था जब वो शादी भी उनकी हो चुकी थी, तो उन्होंने चाहा कि वो मीडिया में तो फेस ना करें। और आज भी मेरी कोशिश होती है कि अस्मा किसी तरह से आ जाएँ। कभी कभी मैं उन्हें फ़ोन कर लेता हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती। और उनके वकील के ज़रिए भी मैंने रब्ते की कोशिश की जावेद छतारी के, लेकिन उनका जवाब यही है कि वो मीडिया में नहीं आना चाहते। ये कहानी थी अस्मा नवाब की। और आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फ़हीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलवेज़ वेलकम। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।